सलाम, नमस्ते, आदाब। आज हम हफ्ते की जो किताब नाम का एक प्रोग्राम था वो एक वक्त बाद ख़त्म में हो गया। तो अब हम सिर्फ किताब पे चर्चा नाम से एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं कि जब कोई विशेष किताब होगी तो उस किताब को हम कई भागों में, जैसे उस किताब को जब पूरी ही हम कोशिश करेंगे कि पूरा भाग उस पे बात करें। सिर्फ 1 घंटे में पूरी किताब पे चर्चा ना हो, बल्कि उसको पार्ट वाइज़ करके हम उसको उसको पूरे उसकी समरी आपके सामने प्रस्तुत करें। कई साथ आज हम बात करने आए हैं कास्ट ऑफ माइंड। ये किताब है निकोलस बी डार्क्स की। इस किताब के 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट को हम 4 अलग वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। ये तो हमने किताब के बारे में बता दिया। अब दूसरी बात इसमें बताना, ये किताब क्यों चूज़ की गई। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, पसमानदा लिंग्विस्टिक्स यूट्यूब चैनल पर कई साथी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि कास्ट जो है वो अंग्रेज़ों ने ही बनाई है, इस तरीके की बात, और वो लोग दावा कर रहे थे। फिर एक साथी ने जेएसआई दीपक का वीडियो भेजा जिसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कास्ट अंग्रेज़ों ने बनाई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये कास्ट ऊपर ये कास्ट नीचे कर रही है, सब सेंसस से शुरू हुआ और सेंसस अंग्रेज़ों ने बनाया। जो उन्होंने गज़ट बनाया और उसमें वो तय किया कि कैसे जो है कौन कास्ट ऊपर रहेगी, कौन कास्ट नीचे रहेगी, और मिशनरियों का रोल उन्होंने बताया कि मिशनरी किस तरीके से ये कास्ट सिस्टम के भीतर ही एक दुश्मन खोज के लाए, जिसको वो ब्राह्मणवाद के रूप में देखते हैं। क्योंकि मिशनरी ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको धर्म परिवर्तन करना था। तो धर्म परिवर्तन करने में जो बाधा आ रही थी, वो बाधा ये आ रही थी कि यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम कम थी भारत में, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड था, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो एक व्यक्ति को कन्वर्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो पूरी कास्ट को या पूरे समाज को अगर कन्वर्ट कराने की कोशिश की जाए तो उनको बताना पड़ेगा कि आपकी स्थिति जो दयनीय है वो किस कारण से है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन दुश्मन है। और हमारे धर्म में आइए, हमारे अंदर कास्ट सिस्टम नहीं है, भेदभाव नहीं है, समानता की बात, प्रेम की बात। तो इस तरीके से उनका आर्गुमेंट था। मैं हो सकता है कि पूरी तरीके से उनका आर्गुमेंट सही से नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन मोटे तौर से वो यही बोलना चाह रहे थे। 2001 में ये किताब पब्लिश हुई है, लेकिन ये आर्टिकल के फॉर्म में ये बहुत पहले से 1992 से ही शायद लिख रहे थे। और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं जयप्रकाश फाकिर भाई। जी फाकिर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाकिर, वालेकुम सलाम। तो अब सर, इस पे हम सबसे जाने से किताब पर चर्चा से पहले हम चाहते हैं कि आप पहले इस किताब के बारे में कुछ बात कर लें, फिर इनके राइटर के बारे में कुछ बात करें। जी। इस किताब के बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि किताब हालांकि 2001 में प्रकाशित हुई, लेकिन अभी इसका बड़ा नाम लिया जा रहा है और जो कास्ट सिस्टम से इनकार करने की उच्च जातियों में प्रवृत्ति रही है, तो एक डिफेंस के रूप में इस किताब का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बात, इसके जो लेखक हैं, इनके पिताजी इंडिया में 1963 में उनको मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने के लिए बुलाया गया था। तो इनकी पत्नी भी इंडियन हैं, जनाकी जी, और एक किताब भी वही नाकी फॉर नाकी, उन्हीं के लिए किताब लिखी गई। तो ऐसे इनका भारत से संबंध रहा है, जो निकोलस डर्स जी हैं, और ये चांसलर हैं, रह चुके हैं आपका कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, और एकेडमिक से जुड़े रहे हैं। इसलिए ये किताब अकादमिक किताब है, इसमें अकादमिक बहस आपको मिलेगी। लेकिन इस किताब को हाथों हाथ लिया क्योंकि कास्ट जो है, कास्ट सिस्टम है, उसके डिफेंस में बोलना बड़ा कठिन होता है। यह स्पष्टतः दिखता है कि कास्ट सिस्टम एक गैर बराबरी और एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, और बहुजन यानी कि बहुसंख्यक जो है इससे पीड़ित रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र की महिमा के फलस्वरूप ज़्यादातर लोग कास्ट सिस्टम के खिलाफ हैं आज। और जो लोग, जिसके बारे में गायत्री स्पिवाक बोलती थी, कैन सबल्टर्न स्पट, उनका सबसे बड़ा डर है कि क्या सबल्टर्न यानी कि जो छोटे जाति के लोग हैं तथाकथित, वो बोल सकते हैं, तो वो बोलने लग गए हैं। तो ये बड़ा डर का एक माहौल तैयार हो गया। वैसे में ये इस डर के माहौल में ये किताब बड़ा एक राम बाण की तरह
इन लोगों के लिए सिद्ध हुआ और इस किताब के एक बड़ा कवच के रूप में इस्तेमाल किया गया कि भाई कास्ट सिस्टम जो है, ये जो आरोप लगाया जाता है कि भारतीय उच्च जातियों पे, वो गलत है और ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने जो भी उनका उद्देश्य रहा हो, हालांकि इस किताब में उद्देश्य बताया गया है कि 1857 के बगावत के बाद, जो 1857 का विद्रोह था, इसे स्वतंत्रता आंदोलन भी कार्ल मार्क्स ने कहा, उसके बाद एक घोषणा पत्र इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि जो हमारी प्रजा है भारत की, उसके जो रीति रिवाज हैं, उसका जो धर्म है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस, मतलब उनको लगा कि 1857 का विद्रोह इसलिए हुआ था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि वो चर्बी थी सुअर की और गाय की, तो हिंदू मुस्लिम उससे भड़क गए और यही तत्कालिक कारण था, फौरी का जो वजह थी यही थी जिससे ये बगावत या 1857 का विद्रोह। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये डर्क साहब लिखते हैं, क्योंकि किताब का इसेंस जानना, सारांश जानना बहुत जरूरी है कि बात हो रही जिस किताब पे, वो इसेंशियली क्या कहना चाहते हैं, उसका मेन पॉइंट क्या है। तो इसका मेन बिंदु यही है कि ये दो भागों में पूरे इतिहास को, जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, किताब का भी शीर्षक यही है कि मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, और कॉलोनिज्म एंड मेकिंग ऑफ, यानी कॉलोनिज्म का जो इतिहास है, ये प्रोफेसर हैं इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी के, तो ये कॉलोनिज्म के इतिहास को तलाशते हैं, उसको दो भाग में बांटते हैं, 1857 के पहले का इतिहास और उस टाइम में इनका मानना है, वो गलत भी हो सकता है, इनका मानना गलत ही है कि कास्ट का कोई इंडिया में कास्ट नहीं है, वो प्री कास्ट एरा है और कास्ट आ जाता है 57 के बाद। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहां की महारानी घोषित करती है कि अब हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप भारतीयों का जो प्राइवेट लाइफ है, जो उनका कल्चरल लाइफ है, सांस्कृतिक जीवन है, उसमें किसी तरह का हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये लेखक यानी डर्क्स बताते हैं कि इसके लिए जरूरी था, अगर आप चाहते हैं कि उनके रीति रिवाजों में, उनके कस्टम्स में, उनके सामाजिक जो मूल्यबोध में आप कोई हस्तक्षेप न करें, तो इसके लिए जरूरी था कि उसको आप जानें, जिसको मिशेल फूको बोलता है कि विल टू पावर कम्स फ्रॉम विल टू नॉलेज, या विल टू नॉलेज कम फ्रॉम विल टू पावर। किसी पे रूल करना है तो एज ए एक्सरसाइज ऑफ रूलिंग क्लास आपको उसको जानना होगा, तभी उस पर आप, तो ये जानने की जरूरत, विल टू पावर से विल टू नो का जन्म हुआ कि भाई हमको जानना चाहिए इनको। तो अचानक से डर्क्स लिखते हैं कि बाढ़ आ गई इथनोग्राफिक स्टडी की, कि भाई यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनके इथनिक प्रैक्टिसेस क्या हैं और क्या रीति रिवाज हैं, जिसको आप प्राच्य विद्या ओरिएंटलिस्ट के रूप में जानते हैं, जिसकी तनकीद की है एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म नामक किताब में। तो ऐसे लोगों में विलियम स्मिथ हो गए, गियर्सन हो गए, आप सबका नाम मैक्स मूलर हो गए, इन लोगों ने भारत को एक एक्सटर्नल गेज की तरह, जैसे एक कीट विज्ञानी कीड़े इंसेक्ट को अध्ययन करता है, उस तरह अध्ययन किया बाहर से देख के कि भाई भारत के लोग का रीति रिवाज क्या है, ताकि आप उसमें इंटरफेयर जानेंगे तभी तो कि भाई ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, ताकि दोबारा कोई 1857 जैसा विद्रोह ना हो जाए। तो इसके फलस्वरूप इथनोग्राफिक स्टडी शुरू हो गया और इसी में कहते हैं कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ी। एक तो इथनोग्राफिक से क्या हो रहा था, ये डर्क्स के अनुसार, कि यहाँ का क्लासिफिकेशन, यहाँ का जो फ्लूइड समाज था, यानी तरल था, ऐसा कोई रिजिड क्लासिफिकेशन वो। और ये बात गौर करने लायक है कि ये नहीं बोलते, ये एक बारीक बात नोट करनी चाहिए, उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि मैं ये नहीं कहता कि कास्ट सिस्टम नहीं था, वो इतना मोटा। अच्छा, उसको जो कुछ लोग हैं इंडिया के, देसाई वगैरह जैसे लोग, जो कि बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ने की कोशिश नहीं करते और बहुत भलगर उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो बोल देते हैं कि कास्ट नहीं था। लेकिन निकोलस इस सावधानी को बरतते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, कास्ट तो था लेकिन इतना रिजिड नहीं था। पर्टिकुलरली आप जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने जो रिव्यू वगैरह छापा, उसमें इसी का कोट दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण कथन उस किताब का माना गया है, जहां वो डिस्क्लेमर देते हैं कि मैं भी मानता हूं कि कास्ट था और बहुत पहले से कास्ट था, लेकिन
वो कास्ट फ्लूइड था, डायनेमिक था। इंडियन सोसाइटी इतनी भी सेडेंटरी नहीं थी, इतना भी जितना कि पश्चिम के लोग, प्राच्यविद और ये कॉलोनियल स्टडी वाले लोग जो हैं ब्रिटिश लोग समझ रहे थे। और ब्रिटिश लोगों ने, इवन कार्ल मार्क्स ने इंडिया के सोसाइटी को बहुत सेडेंटरी पाया, बोला कि यहाँ इतिहास ही नहीं है। इतिहास का अर्थ होता है कि जहाँ बदलाव हो, क्रांति, उसका लेखा जोखा। तो यहाँ कोई बदलाव ही नहीं था कि इतिहास होगा, जिसको कहा जाता है कि इंडिया लैक्स हिस्ट्री, इंडिया के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री नहीं है तो हिस्टोरिकल सेंस भी नहीं है, इतिहास बोध भी नहीं, इतिहास भी नहीं है, उससे बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ चेंज नहीं, एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज की बात कही जाती है कि एक ग्राम व्यवस्था थी जो अपने आप में सफिशिएंट थी। एक गांव को दूसरे गांव तक से इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं थी। एक ही गांव में लोहार था, लोहा दे देता था, धोबी था, और सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। अब पूरा गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, इसीलिए कोई इंटरेक्शन नहीं होने से कोई विकास मतलब का कोई संभावना नहीं था, सदियों से एक ही जैसा। तो ये एक तरीके से इस मामले में डर्स एक पॉजिटिव बात बोलते हैं, एक साइंटिफिक और ज्यादा तथ्य के तरफ आपका ध्यान खींचते हैं। उनकी किताब का ये सकारात्मक पहलू है कि वो बताते हैं कि इंडिया का जो समाज था इतना भी ठस और स्थिर नहीं था जितना कि जो इनके पूर्व के प्राच्यविदों ने और एंटिस्ट लोगों ने घोषित कर रखा था। कोई भी समाज नहीं हो सकता है, अगर आप बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो कोई भी समाज इतना ठस नहीं हो सकता है जिस तरह का ठस। और वो लिखते हैं जो भी कॉलोनियल यहाँ के इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवादी लेखक जेम्स मिल हों, जेन स्टुअर्ट मिल हों, जो भी लोग हैं, वो क्या लिखते हैं कि यहाँ जो भी चेंज आया, जो इवन कार्ल मार्क्स भी अपने डिस्पैच जो डेली ट्रिब्यून के लिए लिखता था उसमें उस तक ने, कार्ल मार्क्स भी यहाँ पे बायस्ड है, वो भी यही लिखता है कि भाई पहली बार जब ब्रिटिश आए तो यहाँ का समाज में थोड़ा सुगबुगी आई, चेंज आया और ये समाज हिला। ये विशाल हाथी की तरह स्थिर एक ही जगह पड़ा हुआ था। तो एक व्यापक एक मिथ, एक प्रोग्रा इंडिया के बारे में ये कॉलोनियल, उसको ये तोड़ते हैं डर्स अपने, और उसी तोड़ने के तहत इसी बात को वो कास्ट पे भी लागू करते हैं कि कास्ट भी एक डायनेमिक फेनोमेनन था। एक कास्ट वहीं पे नहीं था, कास्ट जो सोशल, जिसको डायनेमिक्स बोलते हैं, कि सोशल लैडर में कोई कोई कास्ट अपना ऊपर भी चला जाता था, कोई कास्ट नीचे भी आ जाता था। कास्ट में भी सोशल जो डायनेमिक्स था, गतिशीलता थी कि कोई कास्ट उसी पे है। तो कास्ट सिस्टम की स्थिरता के बरक्स वो कंटिन्यूटी चेंज की भी बात करते हैं। तो ये सब कुछ सकारात्मक पहलू है जो उससे वो आगे आते हैं, यानी उनका अध्ययन वो जो पहले के प्राच्यविद थे उनसे ज्यादा विकसित है और उसका एंटीथेसिस ये प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ ज्यादा ही। एक स्ट्रीम अगर प्राच्यविद है तो दूसरे अति में डर्स चले जाते हैं और बिल्कुल ही वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि उसको इतना ठस और इतना स्थिर बनाने वाले कॉलोनियल लोग हैं, ब्रिटिश सरकार है। और इसके दो बिंदु वो गिनाते हैं, दो मुख्य कारण गिनाते हैं। पहला मुख्य कारण तो मैंने आपको बता दिया है कि जो नॉन इंटरफेरेंस के हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उसके चलते जो इथनोग्राफिक अध्ययन शुरू हुआ। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं तो आपको जानना होगा कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है। इथनोग्राफी को ही कमोबेश आप समझ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी वो सब्जेक्ट का ही जन्म उसी दौरान। तो उसमें आपको ये आप देखिएगा कि रिजले ने 12 वॉल्यूम में पीपुल्स ऑफ इंडिया करके पूरा बाद में 31 वगैरह में निकला। तो इसी की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी 1858 में। और बाद में आजादी के बाद में भी आप देखिएगा कि जो सुरेश सिंह थे, कुमार सुरेश सिंह IAS ऑफिसर, उन्होंने भी उसी को परिवर्धित करके छापा। तो ये सिलसिला पूरा जो चालू है उसके बारे में उनकी टिप्पणी है। यानी एक तरीके से ये इस मामले में आप इनकी तारीफ कर सकते हैं कि जिसको मिशेल फूको ने इन्विसेज किया था कि हिस्ट्री में आप देखिएगा कि घटनाओं के लेखा जोखा से आगे बढ़ के जब मार्क्सवादी आए तो उन्होंने आर्थिक इतिहास भी लिखना शुरू किया। फिर गुहा जैसे लोग आए तो इकोलॉजिकल हिस्ट्री की बात की कि नहीं, परिस्थिति में जो चेंज आया उसको भी दर्ज करना चाहिए। तो एक मिशेल फूको ने बोला कि नहीं, हिस्ट्री ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट, ये जो विचार है,
जो हिस्ट्रोग्राफी है, खुद जो इतिहास लेखन का इतिहास क्या है। तो ये किताब अगर एक शब्द में कहा जाए तो इतिहास लेखन के बारे में इतिहास है, इसलिए इसको मेटा हिस्ट्री कहा जा सकता है। जैसे मेटा डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में डाटा को मेटा डाटा बोलते हैं। इट इज ए मेटा हिस्ट्री, इट इज ए हिस्ट्री अबाउट हिस्ट्री, हाउ हिस्ट्रोग्राफी हैज चेंज इटसेल्फ ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया। तो वो इसी रूप में ये किताब सामने आती है। तो जी, इस किताब में फासिल पहला भाई मैं रीजन, सवाल करूं? जी 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 हाँ, देखिए पहला इसका जो चैप्टर है, हम अब जैसे जी आपने समझा दिया, एक ओवरऑल आपने व्यू दे दिया कि सर किताब है किस बारे में, क्यों लिखी गई, क्या जी है। जी अब इसमें मॉडर्निटी ऑफ कास्ट, इसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो कॉलोनियल पावर था सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपने बल के लिए नहीं जाना जाता है ना, एक कल्चर पावर भी था, वो हेजेमनी वाला पावर था। तो उसने जो है भारत के इतिहास को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने कहा कि भारत के पास कोई इतिहास, जैसे आप बता रहे, इतिहास ही नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इतिहास यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं ना, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ये सब जो बना, उन्होंने कहा कि हम जो है भारत का इतिहास बता रहे हैं, भारत का इतिहास बता रहे हैं। तो उन्होंने जो भारत का इतिहास, जैसे इसमें किताब में बताया जा रहा है कि उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, क्योंकि ये जटिल चीजें थी। तो उनको लगा कि कैसे यूरोपीय सोसाइटी से कैसे मेल करते हुए चीजों को समझा जाए, कि अब भारत में कास्ट समझ में नहीं आ रही, तो हमारे यहाँ क्लास था, उसी हिसाब से समझा जाए। फिर इस तरीके, वो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भारत को अपने नजरिए से समझ, अपने यूरोपीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। और उन्होंने जो उसने कहा कि नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ नॉलेज जो है वो उन्होंने अंग्रेजी रखी, अंग्रेजों ने अंग्रेजी को ही बनाया। तो अब उसी के उसमें बात होती है। जैसे लैंग्वेज के बारे में हम जानते हैं कि हर लैंग्वेज अपने आप में उस समाज का इतिहास रखती है ना। अगर हम तपस्या शब्द इस्तेमाल करते तो तपस्या का जो बदल किसी और लैंग्वेज में नहीं आता ना। तो कहने का मतलब, हाँ, कहने का मतलब ये है कि वो कॉलोनी क्या शब्द इस्तेमाल था, कॉलोनाइज माइंड है ना, कि दिमाग को कैसे हम जो है अभी भी हम उसी तरीके से सोचते हैं जैसे हमारे जो है उपनिवेशक सोचते थे। तो उपनिवेशिक मानसिकता क्या है, इसको समझाते हुए ये इसका इफेक्ट क्या रहा भारत पर, ब्रिटेन का इफेक्ट क्या रहा, कल्चरली क्या रहा, हेजेमोनी उनकी कैसी बनी, उस पर थोड़ा सा बात। ठीक है, तो इसी को ये समझाने के सिलसिले में ये जो दूसरा कारण बताते हैं कि ये कास्ट एक रिजिड सिस्टम कैसे बन गया, तो वो बताते हैं सेंसस को, कि ये जो जनसंख्या 1872 ईस्वी में सेंसस वगैरह शुरू हुआ, तो इसने क्या किया कि क्लासिफाई कर दिया। जो अदरवाइज फ्लूइड एक तरल समाज था, जो डायनेमिक समाज था, उसको इन लोगों ने स्थिर कर दिया, उसको क्लासिफाई करके। और ये सिस्टम ऑफ थॉट की हिस्ट्री है, तो इसमें ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि रियलिटी में क्या हो रहा है। इसमें जो चीज़ों की समझ का इतिहास कैसा है, उसको किस तरह समझा ब्रिटिश, उसको किस तरह से ब्रिटिश आर मेकिंग सेंस ऑफ द इंडिया को किस तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कम्प्लेक्सिटीज को, कल्चरल इथोज को, इसके इथनिसिटी को, और उसके पार्ट के रूप में कास्ट सिस्टम को कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इन लोगों ने ब्रिटिश जो कॉलोनाइजर्स थे। और एक कॉलोनाइजर क्या होता है, यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो भारत में उच्च जातियों का शासन था और जो कॉलोनी का शासन में एक मूलभूत फर्क है जिसको समझे बगैर भारत को नहीं समझा जा सकता। वो ये था कि ये कॉलोनी था अपने जैसा, दे हैव मेड इंडिया देयर ओन इमेज। इसी को पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स में ट्रांसलेशन कहा गया, कि वो आपको ट्रांसलेट करते हैं, जिसको अब्दुल्ला भाई बता रहे थे, लेलिन भाई, कि ये कॉलोनाइज्ड माइंड, वो आपके माइंड को कॉलोनाइज करते हैं। क्यों कॉलोनाइज करते हैं? अपने जैसा बनाने के लिए। और जबकि यहाँ का जो उच्च जाति को शासन था, वो आपको जो मनु का शासन था, वो ये था कि नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते, एक्सक्लूसिव है, ये तुमको अधिकार नहीं है कि जो हमारी किताबें हैं तुम पढ़ो, जो हमारा रिलीजन है, हमारे मंदिर में तुम जाओ। तो ये एक्सक्लूशन पे आधारित था, जबकि कोलोनाइजेशन अपने जैसे बनाने का, अपने इमेज में उसको ट्रांसलेट करने पे आधारित था। तो इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, जिसमें आप देखेंगे कि सर्टेन कास्ट था, उसको क्रिमिनल कास्ट के रूप में क्लासिफाई कर दिया इन लोगों ने।
उसके पहले वो कास्ट को क्रिमिनल अपराधी नहीं माना जा सकता। तो एक पूरे रेशियलाइजेशन करना, पूरी जनसंख्या को अलग अलग क्लासेज में, कास्ट में बांट देना, इसी सेंस में वो बोलते हैं कि जिसको बोलता है कि उन्होंने अपने चैप्टर का शीर्षक दिया है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, इन्वेंशन ऑफ कास्ट। जिस तरह एरिक हॉब्सबॉम एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार है, वो बोलते हैं इन्वेंटिंग ट्रेडिशन, तो उन्हीं को अनुकरण करते हुए ये भी बोलते हैं इन्वेंटिंग कास्ट, कि कास्ट था नहीं इस रूप में, जिस रूप में आज उसको हम जानते हैं, एज वी नो द कास्ट टुडे। जिस तरह आज हमारे दिमाग में जो भी कोलोनाइज्ड माइंड है, जो भी भारतीय लोगों को भी जिस तरह के ट्रांसलेट करके बना दिया गया, जो हम सोचने का हमारा ढंग है, और जिस तरह कास्ट की एक प्रतिमान नोशन है हमारे दिमाग में, तो कास्ट एज वी थिंक टुडे, ये जो कास्ट का स्वरूप है जो हमारे दिमाग में, ये ब्रिटिशर्स की देन है। ये जो कास्ट का पर्टिकुलर रूप है जो अभी देखने को मिलता है, इट इज इन्वेंशन ऑफ द ब्रिटिशर। ये स्पष्ट रूप से डर्स बोलते हैं कि ये ब्रिटिशर का आविष्कार है। कास्ट यानी अलग रूप में था, कास्ट था लेकिन ब्रिटिशर के पहले एक अलग रूप में, अलग ढंग में था, जिसको एक चैप्टर का नाम इन्होंने इसलिए ह्यूमन हायरार्किक्स बोला है, जो कि डूमेंट नामक एक समाज एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल लो या नृतत्व शास्त्री या सोशोलॉजिस्ट, डुमोंट की किताब का नाम है। डुमोंट ने इसको हायरार्की या ग्रेडेड इनइक्वालिटी, बाबा साहब ने इसको बोला, तो इसको हायरार्किकल सोसाइटी के रूप में पहचाना। कास्ट को एक हायरार्की के रूप में डुमो ने डिफाइन किया। तो डुमोंट की किताब को ही अपने चैप्टर का शीर्षक बनाते हैं, जो उनके किताब का है ह्यूमन हायरार्किक्स, जैसे ह्यूमन सेपियंस बोलते हैं तो ह्यूमन हायरार्किक्स, जिसमें हायरार्की हो, तो इसको हायरार्की के रूप में। लेकिन डर्स बोलते कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स के कैटोलाइजेशन, मतलब कैटलॉग जो बनाया कास्ट का, तो उसको कैटलॉगिंग के पहले, कैटलॉगीकरण के पहले ये कास्ट इस रूप में नहीं था, फ्लूइड रूप में, तरल रूप में था, डायनेमिक था, उसमें बदलाव संभव था। ब्रिटिशर्स ने उसको रिजिड एक स्ट्रक्चर के रूप में इन्वेंट किया, इस्टेब्लिश किया, ये डर्स का कहना है अपनी किताब में। तो इसी को, लेकिन यहाँ एक ध्यान देने की बात है, तो डर्स की बात मैंने आपको बता दी कि ये बहुत पक्के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम इलियनोर जिलेट हों या अम्बेडकरवादी एक अमेरिकी लेखिका गेल ओमेट हों, जो भी पश्चिम के विद्वान हैं, जिसको एक्सटर्नल गेज कहा जाता है उत्तर आधुनिक मवाद जदीदियत में, पोस्ट मॉडर्न भाषा में, तो ये लोग, इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि भारत के रियलिटी से बिल्कुल दो चार नहीं, ये बिल्कुल इनका राइटिंग मेटाफिजिकल है। रियलिटी कभी, जिसको कहा जाता है ना कि अनुभव नहीं, घायल की गति घायल जाने, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ही कटा, जिसको प्लेटो बोलता है डबली रिमूव फ्रॉम द रियलिटी, से ये मतलब दो, डबली, एक नहीं दो गुना दूर है ये। और इसलिए इसको एज ए एकेडमी कहते हैं, मेटाफिजिक्स। ये जो भारतीय न्याय दर्शन जो गौतम का है, उसमें कहा जाता है कि जो प्रमाण कई टाइप के हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, फिर अनुपलब्धि है, अर्थात्पत्ति है। तो उसमें एक होता है शब्द, कि शब्द का जो प्रमाण, कि शब्द यानी कि कोई विद्वान बोल दिया या किताब में लिखा हो, तो उसको बोलते हैं कि शब्द गवाही दे रहा है, जिसको गवाही को साक्षी, शब्द साक्षी। तो ये शब्द साक्षी के अलावा और कोई इंपीरिकल अध्ययन इन लोगों के पास नहीं है। सब गेल ओमेट वगैरह का थोड़ा इंपीरिकल है, वो महाराष्ट्र में ही थी, लेकिन बाकी लोग, जिसके कारण इनका जो है आपको समझ में नहीं आएगा विश्लेषण। एक भारतीय आदमी, खासकर तथाकथित नीच जाति का आदमी, तथाकथित नीच जाति, छोटी जाति का आदमी, इनको किताब पढ़ता तो उसको समझ में नहीं आता। क्यों? उसके अनुभव और उसके यथार्थ उमेश नहीं खाता। इसीलिए ये किताब समझने में कठिन इसलिए नहीं कि अंग्रेजी में है, इसलिए कठिन नहीं है कि बड़ा एकेडमिक और विद्वान आदमी ने लिख लिया, इसलिए कि मेटाफिजिकल किताब है, यानी कि ये रियलिटी से कटी, सेल्फ रिस्पेशियस किताब है। और ये इस पे ध्यान नहीं देती कि रियलिटी क्या है। ये अपने जनरलाइजेशन को, अपने निष्कर्षों को वापस इंपीरिकल एविडेंस से, जो रियलिटी से रिफर बैक करके, जो एक चेक होता है नेसेसरी किसी भी समाज विज्ञान में, तो वो नहीं करती है। तो उससे ये किताब आपको नहीं समझ में आ रही। लेकिन आप ब्रिटिश हिस्टोग्राफी, इसीलिए
इसको एक किताब को ये चाहते थे 10 कि एक ब्रेक के रूप में दिखा जाए। मैंने बताया भी कि आज तक के जो हिस्टोरियन थे यूरोपियन, वो पूरे मामले को, इंडिया के इतिहास को किस रूप में देखते थे? स्थिर रूप में। और ये कहना चाह रहे हैं कि स्थिर नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान से जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, अगर इसकी खुदाई करेंगे तो ये भी वैसे ही निकले। भले ही ऊपर से जो इनका जो, जिसको पियर्से मेसरे ने बोला ऐसे कि एक गैप्स होता है हर एक राइटिंग में, आइडियोलॉजिकल राइटिंग में खासकर एक गैप होता है, वो गैप इस किताब में ही है, जिसको कहा जाता है डिफरेंट फ्रॉम इटसेल्फ। ये किताब खुद ही से अलग है, यानी खुद अपने आप को जो प्रोजेक्ट कर रही है उससे बिल्कुल अलग है। वो क्या प्रोजेक्ट करना चाहती है? एक डिपार्चर, एक ब्रेक थ्रू, कि अभी तक बिफोर डस जो थे वो क्या थे? ये स्टैटिक सोसाइटी, एक गतिहीन सोसाइटी के रूप में। और ये अपना क्लेम बहुत बड़ा, इसीलिए इस किताब के बारे में तमाम रिव्यू, जब आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का, लंदन, हार्वर्ड, तमाम यूनिवर्सिटियों के रिव्यू पढ़ेंगे तो इस किताब को एम्बिशियस बुक कहा गया है। ये बहुत एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी किताब है, जो दावा करती है अपने, ऐसा नहीं कि खुल के लाउड होके, अपने पूरे अंतर, जो इसका टैसिट यानी कि जो अंदर में एक अंडरटोन होता है, वो जब आप महसूस करेंगे कि भाई ये बहुत, हम एक नया चीज बोलने जा रहे हैं। वो नया चीज क्या है? कि भारतीय समाज को अभी तक लोग समझते थे कि स्थिर है, लेकिन नहीं, उल्टा है। इसको स्थिर तो ब्रिटिशर ने बना दिया। भारतीय समाज क्या था? और इसके पहले के हिस्टोरियन का क्या दावा था? कि भारतीय समाज ठस था और ब्रिटिशर ने इसको कार्ल मार्क्स भी उसमें शामिल है उस गुनाह में, कि ये कर दिया। ये तो देखने में तो लगता है कि जरा विपरीत कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे किताब का जो, जिसको इंटरटेक्सुअलिटी बोला जाता है, किताब के, जिसको फ्रेडरिक जेमेसन बोलते हैं पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, किताब के अवचेतन को, जो चेतन और कॉन्शियस लेवल पे जो डस बोल रहे हैं, उससे बिलक जाके उनके अवचेतन को बिटवीन द लाइन्स जब पढ़ेंगे इस किताब को, तो आप पाएंगे कि ये उसी के कंटिन्यूटी में, उसके ब्रेक में नहीं है, उन्हीं इतिहासकारों को कंटिन्यूटी में है। और जिस तरह वो पूरे समाज, ये बोलते हैं कि ये पूरा जो गुनाह क्या है, जो प्राच्यविद हैं उनका गुनाह ये है कि भारत को मोनोलिथ के रूप में देखते हैं, उसके डाइवर्सिटी को अंत कर दिया, कास्ट सेंसस करके क्लासिफाई कर दिया जो डाइवर्सिटी था। और खासकर ये थोड़े मेहनत से बचते हैं, इनका पुराना काम है जो किंग विदाउट क्राउन वगैरह, और इनकी जो परवरिश वगैरह साउथ इंडिया से हुई है, बीवी भी मराठी है, तो ये उत्तर भारत को देखते ही नहीं है, जो कि कास्ट का ऑरिजिन है। ये ज्यादातर, इसलिए इनके निष्कर्ष गलत होने भी, थोड़ा बहुत जो इंपीरिकल इनका डाटा है भी, एक्सपीरियंस है, वो कहाँ से आता है? साउथ इंडिया से। इसलिए पुरानी इनकी किताबें बाकी देखिएगा तो साउथ इंडिया के बारे में, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए थोड़े इनएडिक्वेट, पर्याप्त इनका जो अध्ययन होता है आंशिक हो जाता है और उसमें इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत का जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल है, कास्ट एक पूरे बर्रे सगीर की घटना है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की नहीं, ये पूरे बर्रे सगीर में, भारतीय उपमहाद्वीप में है ये घटना। तो उसका डाटा भी रिप्रेजेंटेटिव कब होता है? जब पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लेके साउथ इंडिया सारा डाटा कलेक्ट करते, और सचमुच में कास्ट सिस्टम डाइवर्स है। वो आप देखेंगे कि बंगाल में क्षत्रिय कास्ट बहुत कम पाया जाएगा, वहां क्षत्रिय का भी भूमिका ब्राह्मण निभाता है, वहां ठाकुर टाइटल ब्राह्मण रखता रविन्द्रनाथ ठाकुर वहां, और यूपी में आएंगे तो ठाकुर, हिमाचल में जाएंगे तो अमिताभ ठाकुर, ये क्षत्रिय। तो बहुत ये डाइवर्सिटी है बिल्कुल, और उस डाइवर्सिटी पे जोर देना चाहते हैं, लेकिन उनकी किताब खुद ही उसकी तलाश नहीं करते, जहां से ये प्रस्थान बिंदु है वहां जाके बीच में छोड़ देते हैं। इनको करना क्या चाहिए था कि जो इन्होंने प्रिपोजिशन बड़ा खूबसूरत दिया कि भाई डाइवर्सिटी है, कास्ट सिस्टम मोनोलिथ नहीं है, मुसलमानों का कास्ट सिस्टम अलग है ना, और फिर नॉर्थ इंडिया का अलग, तो इस पे वो काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, अपनी पुरानी किताब को ही नए रूप में ये लिख देते हैं, ये मेहनत से बचते हैं। एक इनका इंटेलेक्चुअल लेजीनेस कहा जाएगा मेरे हिसाब से। जी जी फाकिर भाई, अभी आपने इसको समझा दिया। दूसरा जो टॉपिक था होमो हेराइकस, है ना, ये डुमोंट की किताब है, ये डुमोंट की जी किताब का शीर्षक है, जी उसी जी का हम क्रिटिक है, जी उसी जी हम डुमोंट के किताब का इस चैप्टर में क्रिटिक है, उसकी तनकीद है, आलोचना है। जी हाँ, हमने यहाँ तक बात कर ली। अब तीसरा जो पॉइंट था, जो हमारा आखिरी है इस पहले पार्ट का,
द एथनोग्राफिक स्टेट। अच्छा, इसको थोड़ा समझने के लिए वो कह रहे हैं कि कास्ट जो है पुर्तगीज शब्द है ना, तो पुर्तगीज शब्द क्यों है? क्योंकि पुर्तगीज पहले कॉलोनियल, पहले उपनिवेशक थे भारत के, तो उन्होंने ये शब्द दिया यहाँ की विविधता को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से समझाने की कोशिश कह रहे कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनका मेन काम क्या था? रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना, है ना। तो उनको एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता रहे। तो फिर वो कह रहे हैं कि उसके ये सब तो चल रहा था, लेकिन हो गया 1857 की क्रांति। तो उसके बाद उनको उन्होंने, जैसे आप बता चुके हैं, कि उन्होंने कहा कि हम अब इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इंटरफेयर न करने की पॉलिसी तो रखी, लेकिन फिर आगे बात कर रहे हैं कि फिर यहाँ पे जो राष्ट्रीय मूवमेंट उभरा, नेशनल मूवमेंट उभरा, तो अब उसको भी उनको चैलेंज था, क्योंकि वो पूरा मूवमेंट जो था वेल्थ ऑफ ड्रेन वाली जो थ्योरी थी दादाभाई नौरोजी की, कि किस तरीके से लूट रहे हैं और बाकी ये सब, तो वो गवर्नेंस पे लेके आ रहे थे, है ना। अंग्रेजों को कह रहे थे कि अब इनकी आलोचना गवर्नेंस पे होगी, तो उन्होंने कहा कि एक कास्ट, उसमें उन लोगों को एक बाहर निकलने का मौका मिला कि हम गवर्नेंस में बात न हो। तो कह रहे कि वो जो सेंसस कराया गया, जो जाति जनगणना कराई गई, और कास्ट और ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट किया गया, मतलब वो पेरियार को और फूले को और अंबेडकर जी को भी उसी मूवमेंट का पार्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों सरकार ने और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, लोगों ने ऐसे लोगों को प्रमोट किया जो कास्ट पे बात करे और कास्ट समाज सुधार की बात करे। तो फिर कह रहा कि उसमें भी दो भाग बना। एक भाग वो बना जो कह रहा था कि हम पुरातनवादी चले, जो दयानंद सरस्वती की वेदोक्त और लोटो गांधी जी की कास्ट गलत है, लेकिन वर्ण ठीक है। और दूसरे जो थे मॉडर्निटी वाले थे, वो कह रहे थे कि कास्ट जो है पूरी तरह मॉडर्निटी से वाले कह रहे कास्ट पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, वर्ण को खत्म कर देना चाहिए। तो वो इसमें जो मैं समझ पाया हूँ, जो मेरी अपनी जो समझ बनी, वो ये कि वो किस तरीके से इस पूरे जो जातीय आंदोलन था भारत का, उसको भी एक कॉलोनियल मतलब उपनिवेशिक रणनीति का हिस्सा ही बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो उसको क्रिएट किया गया ताकि जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो सके। मैं सही समझ पा रहा हूँ वाकिर भाई? जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी इस तो पे थोड़ा इतने बात प्रिय करते है ये, उच्च जातियों हाँ। के लिए प्रिय ऐसे ही नहीं है। अच्छा, मैक्स मुलर का भी उन्होंने जिक्र किया कि मैक्स मुलर ने जो किताब लिखी वो कही 1857 के बाद लिखी थी। तो उन्होंने भी यही फोकस किया कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रिचुअल की इज्जत करना है, ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करना है ना। जी जी जी। तो इस पे थोड़ा बात करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा दावा है ना, एक तरीके से तो पूरी जातीय आंदोलन जो जिससे हम अपने आप को भी जोड़ते हैं, उन सबको एक बड़े गेम का एक छोटा सा पार्ट बना के रख दिया। अंग्रेज इसीलिए प्रमोट कर रहे थे। अच्छा, मैं दबे शब्दों में जो समझ पाया कि बाबा साहब को इतना प्रमोट करने के पीछे कि कोई और रीजन नहीं था कि अंग्रेज उनको एज ए पार्ट ऑफ कॉलोनियल प्रोजेक्ट। जी जी जी, कि उनको एक पार्टी बना के पेश किया जा रहा था, जबकि वो कह रहे कि इतने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, वो पार्टी नहीं बन रहे थे। जबकि बाबा साहब को पार्टी के रूप में, पार्टी समझ गए ना कि भाई डील करने के लिए, स्टेट से डील करने के लिए पार्टी के रूप में उसको स्टेब्लिश किया गया। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ तो उतने मैंने बात की। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसी बात को, ठीक है बाकी भाई? जो निकोलस साहब हैं, डर्स हैं, जो लिखते हैं कि 1857 के बाद ये सब चेंज आया, इथनोग्राफी शुरू हो गई। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये फैक्चुअली, तथ्यगत रूप से, इसीलिए मैंने बोला कि वो मेहनती नहीं है, कि मेहनत करते तो उनको पता चलता है। ये फैक्चुअली रॉन्ग है। कम से कम तथ्य तो आदमी मेहनत करके जुगाड़ कर सकता है, सही अगर मेहनत करे तो ये तथ्यगत रूप से सही नहीं। ये जो कास्ट, ये सब का बोध जो है 1790 में ही शुरू हो गया था, जब ये कानून आने शुरू हो गए। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो मादा कन्या भ्रूण हत्या थी, वो उसको समझने के लिए ये बड़ा, जो ब्रिटिश लोग एक क्रिश्चियन मोरलिटी लेके आए थे, उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि जन्म लेते ही वो लड़कियों को, कन्याओं को मार दिया जाता है। बड़ा शॉकिंग था। आपने जो मुसलमान लोग हैं, कि अरब में भी ऐसा जमीन में गाड़ देने की प्रथा थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूर किया।
तो ये जो भी अब्राहमिक जो रिलीजन है, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, उसमें बड़ा ये शॉकिंग चीज माना जाता है। तो ये 1790 में ही और उससे पहले ऐसी घटनाएं इन्फेटिसाइड, तो इसको भी समझने के लिए जिस कैटेगरी का यूज किया वो कैटेगरी कास्ट थी। इसको भी, क्योंकि ये जो अपराध था कोई रिलीजियस तौर पे नहीं समझा जा सकता था कि रिलीजन का पार्ट है, क्योंकि रिलीजन का पार्ट होता तो पूरे हिंदू लोग अपने कन्याओं को मारते। लेकिन देखा गया कि कुछ थे ऐसे सर्टेन कास्ट राजपूतों के, वो मारते थे। उसको आइडेंटिफाई किया उन राजपूत कास्टों को, इसको कास्ट क्राइम के रूप में आइडेंटिफाई किया ब्रिटिश। तो ये कास्ट के रूप में किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, ये इथनोग्राफिक बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। तो पहली बात तो ये कि इनका जो 1857 के पहले और बाद में इतिहास को दो हिस्सों में इथनोग्राफी को बांटते हैं, और इनका मानना है कि इनकी जो जीनियोलॉजी है कि बर्थ ऑफ इथनोग्राफिक स्टेट 1857 के बाद, वो गलत है। ये इथनोग्राफी आपको जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है, वो जब आप इसका इतिहास देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि ये आपको 18वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। और 18वीं शताब्दी में ही कि सर्टेन कास्ट को, राजपूत कास्ट को, बाद में उस कास्ट में आप देखिएगा जिस अंग्रेज ऑफिसर ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया, क्योंकि ये जो इन्फेंटिसाइड होता था उसको घरों में गुहा करके वो लिखते हैं कि वो जो घर थे हाउस होल्ड राजपूतों के, वो कोलोनाइज होने से रह गए थे। कॉलोनी फ्री एरिया उसको कहा गया, क्योंकि वहां तक पोलिसिंग संभव नहीं थी, पुलिस का पहुंचना संभव नहीं था, क्योंकि घर में ही नमक चटा के या भूखा रख के मार दिया जाता था। तो उसमें जैसे सती था, तो देवराज पोंप एंड डिस्प्ले, सार्वजनिक स्तर पे नगाड़ा बजा के औरत को जलाया जाता था। तो इट वॉज पॉसिबल टू पोलिस इट एंड कॉन्स्ट्रेंट इट, लेकिन उस केस में फीमेल ये संभव नहीं था। तो उसको फिर एक ब्रिटिशर लोगों ने रिपोर्ट किया, तो उसके बारे में भी समझ कास्ट के आधार ही बनी। और वो बाद में राजपूतों के साथ और भी दूसरे कास्ट हैं, जैसे अहीर, जाट और लेवा कुनबी, इनको भी आइडेंटिफाई किया गया और इनको जोड़ा गया कि ये भी फीमेल इन्फेंटिसाइड करते हैं, और विचार किया गया। और उस टाइम में जैसे अभी कन्या योजनाएं सरकार चलाती है, उसी तरह अंग्रेजों ने भी चलाया कि ऐसी फैमिली को इंसेंटिव दिए गए, अनाज दिए गए, ताकि अपनी बेटियों को वो पालें और बेटियों को न मारे। तो ये इस इतिहास को जानने के बाद आपको मालूम चलेगा कि ये जो कल्चरल इंटरेक्शन है, ये बहुत पहले जो काल खंड बताते हैं उससे बहुत पहले शुरू हो गया था। ये तथ्य किसी से छिपा नहीं, इसको कोई भी जान सकता है। तो इसमें उनकी फैक्चुअल यानी तथ्यगत गलती है डर्स साहब की। और इसके बाद हम लोग आते हैं जो दूसरी बात बोलते हैं, तो यहाँ ये लोग सोल्पिसिज्म की शिकार है। सोल्पिसिज्म क्या होता है कि किसी चीज के वस्तुनिष्ठ अस्तित्व से, क्योंकि ये ग्लास हम नहीं देखते, मैंने कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए ग्लास का अस्तित्व नहीं है। यानी दिमाग जब तक मेरा माइंड, इसीलिए इनके किताब का भी नाम है कि कास्ट ऑफ माइंड, यानी माइंड में है तभी है, उसका वस्तुनिष्ठ है। कोई आदमी मर जाएगा तो पूरा संसार भी उसके लिए मर जाएगा, है ना, कि अगर वो मर जाएगा तो संसार भी मर गया, क्योंकि उसी दिमाग के चलते ये जो वेदांती दर्शन है उसी की बात ये भी कर रहे हैं कि। और देखिए जो ब्रिटिशर ने गलती की, आप ब्रिटिश कॉलोनियल किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे मिलेगा डिस्कवरी ऑफ रेड इंडिया, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, मानो उनके जानने के पहले अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं था। यानी लखनऊ में कभी अंग्रेज पहुंचा तो लखनऊ का आविष्कार हुआ, वरना लखनऊ था ही नहीं। तो इस तरह का जो सोल्पिसिस्ट, आइडियलिस्ट, प्रत्ययवादी जो सोच है, वो इनके तमाम गलत निष्कर्षों के लिए, इनका दर्शन ही गलत बुनियाद पे खड़ा है। ये मानते हैं जैसे हमारे पास कोई चीज है और उसका कोई पोर्तुगीज में अनुवाद करता है, तो जिस दिन ट्रांसलेट किया उसी दिन से उसका अस्तित्व नहीं है, उसके पहले से। तो जाति का अनुवाद उन लोग कास्ट कर दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि उसी दिन से कास्ट का इन्वेंशन हो गया। इट इज जस्ट ए ट्रांसलेशन। हम अब्दुल्ला का अनुवाद कर देते हैं कि सर्वेंट ऑफ गॉड, तो ऐसा नहीं कि उसी दिन से अब्दुल्ला का अस्तित्व है, उसके पहले से अब्दुल्ला है ना।
तो ये एक गलत दृष्टिकोण है इतिहास को समझने का कि ब्रिटिशर्स के नॉलेज में इथनोग्राफी में आ गया देन, तो उसी वही वाला दृष्टिकोण है। तो आप एक सवाल देखिएगा कर कि दो। दावा करते हैं कि पुराने वाले से इनका दृष्टिकोण भिन्न है, लेकिन वही मैं इसलिए बोला कि निरंतरता है, कंटिन्यूअस है। अपने मूलभूत सोच में ये भी उतने ही कॉलोनियल है, एंटी कॉलोनियल होने का लाख दावा करें, ये उतने ही कॉलोनियल है जितना कि मैक्स मुलर है, कि भाई जब से हमको पता चला तभी से इंडिया का अस्तित्व है। इसलिए वो बोलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और समुद्रगुप्त को बोलता है नेपोलियन, जबकि नेपोलियन को समुद्रगुप्त बोलना चाहिए फ्रांस का, है ना जी। अच्छा, मैं थोड़ा इसमें जोड़ देता हूँ। वो ये कह रहे हैं, जैसे मैं इसको लिख भी लिया था, कि वो कह रहे हैं कि ये जितना ये गजेट जो आने लगा, या डेवलपमेंट मैनुअल जो आया, या हंटर साहब को भेजा गया, एथनोग्राफिक सर्वे करवाया गया, एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से, तो कह रहे हैं कि ये सब क्या था, कि ये सब अंग्रेजों को भारत की विविधता को सिंप्लीफाई तरीके यूनिफाई करने के लिए ये सब किया गया, कि इसकी विविधता को खत्म किया जाए, इसके अंदर जो नुआंसेस है उसको खत्म करके सिंपल तरीके से बताओ, अच्छा ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर वाली कास्ट, ये नीचे वाली कास्ट, ठीक है, और ये हिंदू है तो ये रिचुअल करेंगे, इस तरीके शादी करेंगे, सब कुछ को उन्होंने जो मैरिज का वो बनाया, या जो भी बनाया उन्होंने, मिताक्षरा को उठा लिया कि हाँ तो भाई ये 7 पीढ़ियों तक शादी नहीं होगी, जबकि दक्षिण भारत में अलग था। तो वो कहना ये चाह रहे हैं, जो इनका आर्गुमेंट ये बन रहा है, कि अंग्रेजों ने भारत की विविधता को सिंप्लीफाई किया अपने गवर्नेंस के लिए, अपने शासन के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और उसी को मैं अगर दबे छुपे लफ्जों में बोलूं, कि बाबा साहब के ऊपर भी यही आरोप है कि तुमको तो संस्कृत आती नहीं, तुमने भी उन्हीं की किताब पढ़ी, अंग्रेजी में पढ़ा, और उसके आधार पे ही आपने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। बाबा साहब के ऊपर ये जो आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब ने लिखा कि हमको संस्कृत नहीं आती, तो कहा कि आपने भी उन्हीं की दृष्टिकोण से, उसी कॉलोनियल माइंड से ही पढ़ के आपने भारतीय कास्ट सिस्टम या भारतीय वर्ण व्यवस्था को, जो एक नोबल शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने कि नोबल व्यवस्था थी, और इस तरह की व्यवस्था हर समाज में रही है। वो कह रहे कि ये श्रेणीकरण का मतलब भेदभाव नहीं होता। मतलब एक बात ये भी जोड़ देते हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डिफरेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। जी, तो इस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये बात करके हम खत्म कर लें, और जो साथी इसको देखेंगे, जाहिर सी बात उनके सवाल आएंगे, और हमने बताया कि हम इसको 4 पार्ट में लेके आने वाले, हर पार्ट का अलग अलग, तो हर पार्ट में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो अगले पार्ट में हम उन क्वेश्चन का जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। जी पागिर भाई, थोड़ा सा इस पे बात कीजिए। जी, तो इसमें 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, 3 तरह के उच्च जाति के जो लोग हैं, कास्ट को जस्टिफाई करने वाले 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक ऐसा है जो कि मानता है कि कास्ट है, और चूंकि माइट इन राइट है इसलिए सही है, यही होता है, ये नेचुरल है। वो नेचुरलिज्म का अगस्ट कॉम्टी जिस तरह बोलता है कि कोई भी भेदभाव, जो शेक्सपियर ने लिखा कि ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग ग्रेट एंड स्मॉल, लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, कि सारी भगवान, ये जो वो नेचुरल है, भगवान की बनाई हुई है, ये मनुष्य का नहीं है, ये नेचुरल। वेदों में भी लिखा है कि भाई भगवान ने ही बनाया, पुरुष सूक्त में जो लिखा है, इसलिए इसमें कुछ गलत उलत नहीं है। और ये, लेकिन उस आदमी में कम से कम इतने, उस उच्च जाति का आदमी जो ऐसा मानता है, उसको आप तारीफ कर सकते हैं इस चीज के लिए कि वो इतने ईमानदार है कि मानता है कि ऊंच नीच है, लेकिन ये नेचुरल है, लेकिन कम से कम वो कास्ट के अस्तित्व को मानता है। जो राइटिस्ट जिसको आप बोल रहे, तो राइटिस्ट की तारीफ की जाएगी कि एटलीस्ट वो इतना ईमानदार है यथार्थ के प्रति कि मानता है कि इस तरह की एक हायरार्किकल, होमो हायरार्किकस जिसको डुमोंट बोलता है वो है, लेकिन वो चूंकि नेचुरल है, जो उसको बोलते हैं कि गलत हो गया जी, वो गलत लोग हैं, ये नेचुरल है, इस तरह से उस चीज को समझता है। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है इन परफेक्ट डिनाइयल, पूरी तरह, बल्कि कास्ट जैसा कोई चीज ही नहीं है, जो लिबरल है, जिसको पॉलिटिकल साइंस भाषा में 2 स्कूल होता है, रियलिस्ट स्कूल और लिबरल स्कूल। पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था कि सर आप क्या हैं, रियलिस्ट हैं और या लिबरल है? तो एक ये पूरा प्रॉब्लमेटाइजेशन ही उन लोगों का द्वारा किया हुआ है। हमने बोला कि हम दोनों में से कुछ नहीं है, मेरा अपना प्रॉब्लमेटाइजेशन होगा, हम समस्या को अपनी तरह से देखेंगे। तो ये 2 स्कूल हो गया, एक जो रियलिस्ट है, मानता है कि ऐसा है और होना चाहिए, और एक मानता है कि है ही नहीं तरह, और उसी के साथ खड़े हैं निकोलस डक। और एक तीसरा स्कूल भी है
एक एक तीसरा स्कूल भी है जो मानता है कि कास्ट है, वो भी रियलिस्ट है, कास्ट के अस्तित्व को मानता है, लेकिन वो पहले वाले जो आदमी है उनसे कहाँ डिफर करता है कि कास्ट भलाई के लिए, नोबल जो आपने बताया कि नोबल कॉज है, कि कास्ट है और लेकिन अच्छा है। ये जो इसको इतना डेमोनाइज किया गया कि कास्ट बड़ा एक पाप पूर्ण चीज है, न्यायपूर्ण चीज है, वो गलत है। कास्ट तो भलाई है, और ये भलाई वाले को नन अदर देन गांधी से लेके टैगोर तक इसी विचारधारा के। टैगोर ने एक पूरा लेख ही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि ये बहुत अच्छा चीज है। अगर कास्ट सिस्टम नहीं होता तो ये लड़ाई, ये जो आपस में इतनी लड़ाइयां हैं पश्चिम में, वो इसीलिए हैं क्योंकि वहां कास्ट सिस्टम नहीं। कास्ट सिस्टम ने हमेशा के लिए शांति स्थापित कर दी, बता दिया कि तुम इसी हो, तो तुम्हारा यही काम है। तो जो असंतोष होता, जो लड़ाई होती सदा के लिए बात, तो ये जो सेडेंट्री समाज इंडियन समाज देखता है, ये बहुत बड़ा भर्चू है, बहुत बड़ा पुण्य है, स्वभाव वाला चीज है, बहुत वर्चुअस यानी बहुत गुण अच्छा चीज है। और कास्ट एकदम, इसके चलते भारतीय समाज बहुत शांतिपूर्ण, हर आदमी जो जिसका कर्तव्य है करे। गांधी भी यही बोलते थे, मिस्टर गांधी का भी यही मानना था कि जिसका जो कर्तव्य है करे, लड़ाई नहीं है। कितना मतलब अमन पसंद वाला समाज कास्ट सिस्टम के कारण बन सका। और ये भारत भारती नामक मैथिली शरण गुप्त की किताब में भी यही है कि वो पैर है, प्रभु का पैर है, लेकिन पैर तो प्रभु का कितना आदरणीय होता है, इसलिए अपने को छोटा क्यों समझ रहा है। उसका कर्तव्य डोम का भी उतना ही पवित्र काम है, गांधी लिखते हैं, उतना ही पवित्र काम है। उसको अपने काम को, अपने वर्णाश्रम धर्म को उतनी ही पवित्रता, इससे वो देवतुल्य है अगर आप करें तो। स्पिरिचुअल तीसरा बोलते हैं ना, स्कूल जो है वो कास्ट को मानता है, लेकिन बहुत ही एक दिव्य चीज, एकदम डिवाइन। ये तो मतलब इतना था, और उसी को अंग्रेजों ने पाप पूर्ण अपने सेंसस से बना दिए। सेंसस करके इथनोग्राफी वो कल्प्रिट अपराध है, क्रिमिनल, जिसके द्वारा कास्ट जैसे पवित्र चीज को, इतने पवित्र सैंक्रेड सेंट चीज को, इतना जिसमें भलाई थी पूरे मानवता की, भारतीयों की, और खासकर सबसे ज्यादा तो शूद्रों की भलाई थी, उसको इन लोगों ने वो बना दिया पापपूर्ण। और उन्हीं का नकल करते हुए अम्बेडकर ने भी कितना बितंडा खड़ा कर दिया, ये उनका रोल। अच्छा, ये इसी पे हम बात यहीं पे खत्म करते हैं फाकिर सर। तीन तरह के लोग हैं। जी जी, ताकि लेकिन यहीं सबसे से बड़ा जनसंख्या किसका है? सबसे बड़ा जनसंख्या है 80% कास्ट को डिनाई की, कास्ट है ही नहीं। वो एकदम साइलेंस मेंटेन करना कास्ट पे, क्योंकि बात निकले तो दूर तक लग जाएगी। जैसे निकोलस भी एक किताब लिख दिया, तो भले ही किताब कितना भी समर्थन में हो कास्ट सिस्टम को ये, लेकिन किताब लिखने से वो चर्चा में आता है, और इस पे चर्चा होना हमेशा छोटी जातियों के पक्ष में, हमेशा बुरी भी से बुरी चर्चा भी ना साइलेंस से बेहतर है, साइलेंस से बेहतर। जैसे ये आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भलाई में, इससे फायदा होता है छोटी जात को। कास्ट पे चर्चा चलनी चाहिए, और इसीलिए 90% जो एकेडमिया लिबरल प्रगतिशील वामपंथी सवर्ण है, वो यही चाहता है कि इस पे चर्चा नहीं, साइलेंस, हसस। एक इसके विश्वास है जिन्होंने कई किताबें टुवर्ड्स कास्टलेस सोसाइटी लिखा, उसके प्रीफेस में वो लिखते हैं इसके विश्वास कि व्हाई दिस हसस ओवर दिस कास्ट। कास्ट, वो बोले कि सेक्स से भी बड़ा टैबू है, सेक्स पे भी बात कर सकते हैं इंडिया में, आप कास्ट पे नहीं कर सकते, उससे बड़ा टैबू है। तो उसमें बात हो रही है, तो निकोलस जी के इसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है कि वो चर्चा में लाया उन्होंने 2001 में इस कास्ट को। जी ठीक है फाकिर भाई, हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं इस एपिसोड को। जैसे हम दोबारा से रिपीट कर दूं कि हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं किताब पर चर्चा के नाम से, और इस पे हम कोई भी किताब उठाएंगे तो उसको पूरा, पहले हर पार्ट पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे हमने बताया कि पहले पार्ट में 3 टॉपिक थे, 3 टॉपिक को मिला के हमने ये वीडियो बनाया, 1 घंटे, तकरीबन 1 घंटे का वीडियो बन गया। तो इसी तरीके से 1-1 घंटे का अभी 3 वीडियो और बनेगा। तो आपके बहुत से सवाल जो होंगे, उन्हीं सवाल को लेते हुए हम अगले वीडियो में आएंगे, अगले हफ्ते हम आपसे मिलेंगे। तो आप अपने सवाल जरूर पूछें, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो चर्चा बहुत अच्छी नहीं होती। हम आपको चाहते कि आप इंगेज करें हमसे। आपके पास जो सवाल हो, या कि आपको लगता हो कि हमसे कुछ बात छूट गई हो, तो वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस पर अगले एपिसोड पे चर्चा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पसमाता, जय हिंद। जय पसमाता, जय हिंद।